गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पिछले ही चैप्टर में बताया था मैंने कि होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का पता लगाने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि आप बना चुके हैं, समझ चुके हैं। तो फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इसको समझने के लिए ध्यान दें। आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा बैलेंस शीट, वो फाइनल अकाउंट में दो जगह दिखाई जाती है। तो आपने पिछले चैप्टर में तो देखा कि केवल ट्रायल बैलेंस के नीचे एक ही आइटम होता था, क्लोजिंग स्टॉक, और जिसे हम दो जगह दिखा देते थे, एक तो ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। लेकिन अब इस चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक के अलावा भी हम कई सारे एडजस्टमेंट सीखेंगे। अब बात यह है कि इन एडजस्टमेंट्स को करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए बेटा, अपने जब थ्योरी पढ़ी थी और फर्स्ट चैप्टर हमने जब सबसे पहले अकाउंटेंसी का पढ़ा था तो वहां हमने एक चीज पढ़ी थी, अकाउंटेंसी करने के दो तरीके होते हैं, एक तो एक्रूअल बेसिस और एक कैश बेसिस। हम जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं एक्रूअल बेसिस। कौन से अप्लाई करते हैं? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या कहा जाता है कि जो खर्चा जिस ईयर से रिलेटेड हो, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो, उसी फाइनेंशियल ईयर में उस इनकम या खर्चे को लिख देना चाहिए, चाहे उसका एक्चुअल पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो। यही बात आती है कि जो भी एक्सपेंसेस जिस ईयर से रिलेटेड है या जो भी इनकम जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है उसे फाइनेंशियल ईयर में क्या कर दिया जाना चाहिए, शो किया जाना चाहिए, चाहे एक्चुअल पेमेंट उसका हुआ हो या नहीं हुआ। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ एडजस्टमेंट हमें यहां करने होते हैं एक्रूअल बेसिस को देखते हुए। तो वो एडजस्टमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 11 बेटा एडजस्टमेंट है, इनके मैंने नाम एक सीक्वेंस में आपको लिख दिए। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, ढंग से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो बिना बिका स्टॉक रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस डेफिनेशन को लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस डेफिनेशन को लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइंग इन द स्टोर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर इज नॉन एज क्लोजिंग स्टॉक। कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बिना बिका हुआ हमारा गुड्स रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया। अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती है? ये जर्नल एंट्री होती है बेटा हमारी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग। ये जर्नल एंट्री दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे। और अब इसे फाइनेंशियल ईयर में कैसे शो करते हैं हमें ये भी समझना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का तो आपको पता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो जगह दिखाते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के CR में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो आप देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे लिखे, अंतिम स्टॉक को अंतिम खातों में ट्रेडिंग अकाउंट के CR व चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ध्यान रखना, ये पूरी चीजें आप अपनी नोट्स कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री बीच में सभी को लिखनी है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। तो ये अपनी नोट्स कॉपी में आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
देखिए बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है, पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। बेटा जो वो खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड है, जो कि ड्यू हो चुके हैं लेकिन उनका एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ है, वो क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदद खर्चे। देखिए, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द करंट फाइनेंशियल ईयर बट नॉट येट पेड नॉन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वे खर्चे हैं जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है परंतु उनका वास्तविक भुगतान नहीं किया गया है, क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदद खर्चे। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। या कंसर्न एक्सपेंसेस क्यों लिखा है बेटा हमने? क्योंकि ये नोट्स है। देखिए, अगर वेजेस बकाया है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सैलरी बकाया है तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट बकाया है तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन हम नोट्स लिख रहे हैं इसलिए हमने एक्सपेंसेस का नाम न लिख के क्या लिख दिया? कंसर्न एक्सपेंसेस। अब बात आती है, ये भी एडजस्टमेंट है तो कितनी जगह दिखाया जाएगा? 2 जगह। तो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में जहां हमने कोई एक्सपेंसेस लिखा है उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। और बैलेंस शीट के कहां दिखाया जाएगा? लायबिलिटी साइड। याद कर लेना इनको, ये याद कर लेना सारे रूल्स कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में तो प्लस किया जाता है और बैलेंस शीट के कहां दिखाया जाता है? लायबिलिटी में। जैसे मान लो सैलरी बकाया है 2000 की, तो P&L में जब सैलरी लिखते हैं तो उसमें 2000 की वो सैलरी तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और दूसरी तरफ इस 2000 की सैलरी को बैलेंस शीट के कहां लिखा देंगे? लायबिलिटी साइड में। कौन सी साइड में? लायबिलिटी साइड में। ये देखो, बकाया खर्चों को अंतिम खाते बनाते समय संबंधित खर्चे में तो हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे। चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। These expenses is added to the total expenses अंडर अ पर्टिकुलर हेड। किसी भी पर्टिकुलर हेड का जो भी खर्चा है उसमें ऐड करेंगे एंड शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम इसे क्या करेंगे? शो करेंगे। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इन नोट्स को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में कॉपी करके याद करेंगे, एडजस्टमेंट्स को और साथ में इनकी जर्नल एंट्रीज को। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा नाम से ही पता चल रहा है पूर्वदत्त खर्चे। वे खर्चे जो अगले सालों से रिलेटेड है लेकिन इसी साल क्या कर दिए? हमने पे कर दिया है। एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट पेड इन एडवांस, जिनका पेमेंट एडवांस हो गया है वो क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। वे खर्चे जो आगामी वित्तीय वर्ष से संबंधित है परंतु उनका भुगतान पहले से ही कर दिया गया है, क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कंसर्न एक्सपेंसेस। वही प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कंसर्न एक्सपेंसेस। जैसे मान लो रेंट क्या है? एडवांस दे दी हमने तो हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट टू रेंट। सैलरी एडवांस दे दी तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। क्लियर? अब इनको भी हम 2 जगह कहां लिखते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे मान लो हमारी 26,000 की सैलरी दी हुई है, उसमें 2,000 एडवांस है तो एडवांस वाली माइनस कर देंगे। और बैलेंस शीट के कहां दिखाएंगे? इसे एसेट साइड में। क्लियर? याद करें, दीज एक्सपेंसेस लेस फ्रॉम द टोटल एक्सपेंसेस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड में जो हमने एक्सपेंसेस लिखा है उसमें से तो क्या कर देंगे? माइनस एंड शो इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के कौन सी साइड दिखाएंगे? एसेट साइड। पूर्वदत्त खर्चों को संबंधित खर्चे में से घटा दिया जाता है और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। इस तरीके से बेटा जो भी एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट में 2 जगह लिखे जाते हैं। एक जगह तो ऐड या लेस होंगे और दूसरा हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो आज मैंने आपको 11 एडजस्टमेंट में से टोटल 11 जो आपके एडजस्टमेंट्स है उनमें से कितने एडजस्टमेंट समझाए हैं? 3 एडजस्टमेंट। फिर से सुन लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनकी थ्योरी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और साथ ही लर्न कर लें। एक बार फिर से सुन लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन जर्नल एंट्री दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को अपनी कॉपी में करनी होगी। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप लोग मुझसे इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। अब इसके आगे के एडजस्टमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी और साथ ही इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम करते हुए चलेंगे। क्लियर?